मेरा बेहोश शरीर उनके लिए सिर्फ एक खिलौना था। काम ख़त्म होने के बाद एक लड़के ने रौनक को पैसे दिए और कहा, तेरी बहन कमाल की है यार, अगली बार डबल रेट देंगे। रात के ठीक 12:17 हुए थे। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप कर रही थीं। बिजली कभी कभी चमकती और कमरे में एक पल के लिए सफ़ेद रोशनी बाहर सजाता 12:17 फैल जाती। मैं बिस्तर पर लेटी थी, चादर तक खींची हुई, आंखें बंद, सांसें धीमी धीमी। दरवाज़ा धीरे से खुला। कड़ी की आवाज़ भी नहीं हुई, जैसे पहले से ही तेल लगा हो। मुझे पता था कि आज फिर वही आने वाला है, मेरा चचेरा भाई रौनक। मैं सोने का नाटक कर रही थी क्योंकि अब मुझे सब कुछ मालूम था कि वो आधी रात को मेरे कमरे में किस लिए आता है। मैं रोकती क्यों नहीं थी? क्यों चीखती नहीं थी? क्यों दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं कर लेती थी? इसका जवाब आपको कहानी के आखिर में मिलेगा। पूरी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे उसने सिर्फ एक छोटी सी सुई से मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा शर्मा है। उम्र 20 साल 4 महीने। मैं BCom सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारा घर दिल्ली के एक पॉश इलाके में है। पापा हाई स्कूल में प्रिंसिपल हैं, मम्मी उसी स्कूल में सीनियर टीचर। दोनों सुबह 6:30 पर निकलते हैं और शाम 7 से 7:30 तक लौटते हैं। घर में मैं और मेरा चचेरा भाई रौनक अकेले रहते हैं। रौनक पिछले साल जुलाई में हमारे घर आया था। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे घर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था। चाचा चाची ने कहा था, नेहा अकेली रहती है, रौनक को रख लो, दोनों का साथ हो जाएगा। मुझे भी अच्छा लगा था। रौनक मुझसे 2.5 साल बड़ा था, बहुत हंसमुख था, सबके साथ घुल मिल जाता था। मुझे नेहू, छोटी, गुड़िया कहकर चिढ़ाता था। मैं उसे रौनक भैया कहती थी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो मम्मी पापा ने कहा, नेहा घर का सारा काम तुम्हें ही देखना पड़ेगा, नौकरानी ने भी छुट्टी ले ली है। मैंने हंसकर हाँ कह दिया। सुबह 6 बजे उठती, नाश्ता बनाती, बर्तन धोती, झाड़ू पोंछा लगाती, कपड़े धोती, फिर दोपहर में खाना बनाती, थक कर चूर हो जाती। इसी बीच रौनक ने मेरे साथ केयरिंग भाई का रोल शुरू कर दिया। नेहू, तू बहुत काम करती है, मैं तेरी मालिश कर दूं? छोटी, तेरे बाल कितने लंबे और घने हैं, मैं तेल लगा दूं? गुड़िया, दूध पी ले, मैंने केसर बादाम डालकर गर्म किया है। पहले पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था। कौन सी लड़की को अपना भाई इतना प्यार करता है भला? मैं उसका लाया दूध पीती, उसकी गोद में सिर रख कर लेट जाती, वो मेरे सिर कंधे दबाता, मुझे नींद आ जाती। फिर एक रात, वो रात जो मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं सो रही थी, आधी रात को दरवाज़ा खुला, किसी के कदमों की आहट आई। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन बदन भारी हो रहा था। लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर कुछ ठंडा छू रहा हो। फिर एक तेज़ मैंने देखा, रौनक के हाथ में छोटी सी सुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सो जा छोटी, ये नींद की दवा है, तुझे बहुत आराम आएगा। मैं कुछ बोल पाती, उससे पहले सब धुंधला हो गया। सुबह 11 बजे आँख खुली। सिर फट रहा था, कंधे पर सुई का निशान, पूरा बदन टूट रहा था, टांगें उठ नहीं रही थीं, कमर में जलन। मैंने सोचा शायद ज़्यादा थक गई हूँ। नहाने गई तो देखा अंदरूनी कपड़े पर खून के हल्के धब्बे। मैं डर गई। पीरियड्स तो अब भी 18 दिन दूर थे। मैंने किसी को नहीं बताया। अगली रात फिर वही हुआ। रौनक आया। नेहू, आज फिर दर्द है ना, इंजेक्शन लगा दूं? मैंने मना किया। नहीं भैया, मुझे डर लगता है। वो हंसा, अरे पागल, मैं तो मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। उसने ज़बरदस्ती मेरी बाजू पकड़ी और सुई लगा दी। फिर वही अंधेरा। सुबह उठी तो बदन पर नीले काले निशान, होंठ फटे हुए, गले पर दांतों के निशान, पैरों के बीच तेज़ जलन और सूजन। मैं रोने लगी, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा शायद मैं कोई गंभीर बीमारी की शिकार हूँ। ऐसे ही 18 से 20 रातें गुजर गईं। हर रात वो आता, कभी कंधे पर, कभी कमर पर, कभी जांघ पर सुई लगाता। मैं बेहोश हो जाती। सुबह उठती तो बदन तहस नहस, कभी कभी तो चल भी नहीं पाती थी। मम्मी ने पूछा, नेहा तू इतना कमज़ोर क्यों हो रही है? मैंने कहा, पढ़ाई का प्रेशर है। झूठ बोलते हुए भी मेरी आवाज़ कांप रही थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और अपना फ़ोन अलमारी के ऊपर छुपा दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करके सोने का नाटक किया। रात
12:15 पर दरवाज़ा खुला। रौनक अंदर आया। उसने मेरे गले पर सुई लगाई। मैं बेहोश हो गई। जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। रौनक ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, फिर फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। आ जाओ यार, माल तैयार है। आज 3 जन हैं, 25-25 हज़ार। 10 मिनट बाद 3 लड़के आए। कॉलेज के ही सीनियर्स लग रहे थे। एक के हाथ में कैमरा था। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, हल्के हाथ रखना, पिछले वाले ने बहुत निशान डाल दिए थे। वीडियो मत बनाना, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो अलग से। फिर उन्होंने मेरे साथ वो घिनौना काम किया, एक एक करके। मेरा बेहोश शरीर उनके लिए सिर्फ एक खिलौना था। काम ख़त्म होने के बाद एक लड़के ने रौनक को पैसे दिए और कहा, तेरी बहन कमाल की है यार, अगली बार डबल रेट देंगे। रौनक ने हंसते हुए पैसे जेब में डाले और कहा, बस निशान कम डाला करो, मम्मी पापा को शक हो जाएगा। सुबह मैंने वो वीडियो देखा और मेरी चीखें पूरे घर में गूंज गईं। मैं रोते रोते मम्मी पापा के कमरे में गई। मम्मी अभी सो रही थी। मैंने लैपटॉप इंजन किया और वीडियो प्ले कर दिया। पहले मम्मी ने देखा, फिर पापा उठे। वीडियो देखते देखते मम्मी ज़ोर से चीखीं और ज़मीन पर गिर पड़ी। पापा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने रौनक का कमरा खोला। वो अभी सो रहा था। पापा ने उसे बिस्तर से घसीटा और इतना मारा कि उसकी नाक मुंह से खून की नदी बहने लगी। रौनक चिल्लाया, छोड़ो अंकल। हाँ मैंने किया, मुझे पैसे चाहिए थे, बाइक चाहिए थी, आईफोन चाहिए था, पार्टी करनी थी। ये तो घर में फ्री पड़ी थी, इस्तेमाल क्यों ना करूं? मैंने इसे कभी बहन नहीं समझा। पापा ने उसे इतना मारा कि उसका एक दांत टूट गया। मम्मी रो रो कर बेहोश हो गई। फिर पुलिस आई। रौनक को हवालात में डाला गया, लेकिन उसने ज़मानत ले ली और भाग गया। आज तक नहीं मिला। मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया। बेटा तुम 2.5 महीने की प्रेग्नेंट हो। मेरी दुनिया उजड़ गई। अबॉर्शन करवाया। ऑपरेशन थिएटर में लेटे लेटे मैं बस रो रही थी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे शरीर पर बहुत पुराने नए ज़ख्म हैं, किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। घर लौटी तो मम्मी पापा मेरे पैरों पर गिर पड़े। मम्मी बोली, माफ़ कर दे बेटा, हमने तेरी जान को भेड़ियों के बीच छोड़ दिया। पापा चुप थे, बस आंसू बह रहे थे। जब पुलिस रौनक को पकड़ने आई और सबको लगा कि अब केस खत्म, रौनक जेल जाएगा, मैं थोड़ा सुकून से जीने लगूंगी, तब असली सच खुला। रौनक ने हंसते हुए पुलिस को अपना फ़ोन थमा दिया और कहा, अंकल पहले ये पूरा फ़ोल्डर देख लीजिए, फिर मुझे गिरफ्तार करना। फ़ोन में एक फ़ोल्डर था होम वीडियोस। उसमें 87 वीडियो थे। हर वीडियो की डेट और टाइम स्टैम्प थी। पहला वीडियो 14 महीने पुराना था। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर वीडियो में कैमरा एंगल एकदम फिक्स था, क्योंकि कैमरा मेरे कमरे में नहीं बल्कि मम्मी पापा के बेडरूम में छुपा हुआ था। हाँ, सारी रिकॉर्डिंग मम्मी पापा ने खुद की थी। पहले वीडियो में मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे थे। पापा ने कहा था, रौनक को घर में रख लो, ये प्लान काम करेगा, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। नेहा की शक्ल और जिस्म पर लाखों लग रहे हैं। रौनक को 30% देंगे, बाकी हमारा। बस उसे बोलो कि हर रात दवा का इंजेक्शन लगाए और क्लाइंट को अंदर भेज दे। मम्मी रोते हुए भी हंस रही थी। मेरी पहली औलाद है, थोड़ा तो हक बनता है ना मेरा भी। रौनक ने सिर्फ एक काम किया था, उनके कहे मुताबिक इंजेक्शन लगाना और क्लाइंट लाना। बाकी सारा प्लान, सारी प्लानिंग, सारे क्लाइंट सब मम्मी पापा के थे। यहाँ तक कि जिस दिन मैंने अपना फ़ोन छुपाकर रिकॉर्डिंग की थी, उस दिन भी कैमरा ऑन था, क्योंकि मम्मी पापा लिविंग रूम में बैठकर लाइव देख रहे थे और पैसे गिन रहे थे। जब पुलिस ने मम्मी पापा को भी गिरफ्तार किया, तब मम्मी मेरे पैरों पर गिरकर रोईं और बोली, बेटा माफ़ कर दे, हमें लगा तू कभी पता नहीं लगेगा, तू तो हर रात बेहोश रहती थी ना। और पापा ने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, तेरी माँ सही कहती है नेहा, तेरे जिस्म की कीमत हमने तौली थी और वो कीमत बहुत ऊंची निकली। रौनक जेल गया, मम्मी पापा जेल गए। मैं अकेली रह गई उस घर में, जहाँ हर दीवार, हर कोना, हर रात मुझे चीख चीख कर बताती है कि सबसे बड़ा हैवान वो नहीं था जो इंजेक्शन लगाता था, सबसे बड़ा हैवान वो थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। अब मैं रात को सोती हूँ तो 3 ताले नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की तस्वीर को उल्टा करके सोती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है
सबसे खतरनाक शैतान कोई और नहीं बल्कि माँ बाप का चेहरा पहने हुए होता है। बस अब सच बता दिया। अब तुम खुद सोचो, कौन था असली गुनहगार? आज 7 महीने बीत गए। मैं अभी भी रात को 12 बजते ही चौंक कर उठ जाती हूँ। सुई देखकर कांपने लगती हूँ। दरवाजे पर 3-3 ताले लगाती हूँ। चाबी तकिए के नीचे दबाकर रखती हूँ। कभी कभी पुराने जख्म फिर से दुखने लगते हैं। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करती, न चचेरे भाई पर, न ममेरे पर, न मौसेरे पर। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई चचेरा ममेरा भाई रहता है तो रात को दरवाज़ा अंदर से बंद करके सोया करो, क्योंकि आजकल रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। खून का रिश्ता भी बिक जाता है अगर कीमत सही मिल जाए। और सबसे खतरनाक शैतान वही होता है जो भाई कहलाता है। अपनी बेटियों को अकेला मत छोड़ो, न घर में न बाहर, क्योंकि इस दुनिया में भेड़िए इंसान के भेष में घूमते हैं और कभी कभी वो भेष भाई का होता है। बस अब मैं सोने जा रही हूँ, 3 ताले लगाकर, चाबी तकिए के नीचे दबाकर और प्रार्थना करते हुए कि आज रात कोई आए नहीं। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी दोस्त को शेयर कर दें। शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए। रात के 12 बजने वाले हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। आप भी सावधान रहिएगा। जब मैं उस खाली घर में अकेली रो रही थी तब मुझे सिर्फ एक बात समझ आई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, अपने ही होते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि आप अपनी बहन बेटी को कभी अकेला न छोड़ें। अगर ये कहानी आपके दिल को हिला गई, अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने हर ग्रुप में शेयर कर दो ताकि किसी और नेहा के साथ ऐसा ना हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही सच्ची सी लगने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली और सबक देने वाली कहानियाँ लाती रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाकर ऑल कर दो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। चैनल का नाम है निशा की स्टोरीज़। अपनी बहन बेटी को टैग कर दो और कमेंट में लिख दो, मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक दरवाज़ा बंद करके सोना। रात बहुत खतरनाक होती है। जय हिंद, तुम्हारी अपनी निशा की स्टोरीज़।